Hello students, I am Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College Kota. आज हम सेल कांस्टेंट एंड इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार की जो चालकता होती हैं, विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता के बारे में पढ़ा था और आने वाले लेक्चर में हम कुलरॉश के नियम व आयनिक मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम कंडक्टेंस पढ़ते हैं तो सेल कांस्टेंट जो है एक बहुत महत्वपूर्ण उसका भाग है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें विशिष्ट चालकता निकालनी होती है, कप्पा निकालना होता है, तो हमें जो चालकता है C उसको किससे गुना करना है? हमको सेल स्थिरांक से गुना करना होता है। तो हम कहते हैं कि सेल स्थिरांक क्या है? सेल स्थिरांक जो है वो एक स्थिरांक है किसी गुना जिससे चालकता को गुना करेंगे तो हमें जो है विशिष्ट चालकता प्राप्त होगी। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि चालकता पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकत्व होती है, इसलिए उपरोक्त विधि में मापी गई चालकता केवल तभी चालकता होगी जबकि इलेक्ट्रोड ठीक 1 सेंटीमीटर दूर तथा इनका क्षेत्रफल भी 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता। इसलिए चालकता को ठीक तरह से गणना करने के लिए हम जो चालकता है उसको किसी गुणांक के साथ गुना करते हैं, जो कि सेल स्थिरांक कहलाता है। अर्थात यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L सेंटीमीटर और उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A वर्ग सेंटीमीटर तथा विलयन का प्रतिरोध R हो, तो हमें पता है कि R जो है वो किसके बराबर होता है? रो इंटू L अपॉन A। ठीक है, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1 बाय R 1 बाय रो इंटू A अपॉन L, तो 1 बाय रो अगर हमको निकालना है जो कि हमारा कप्पा है, विशिष्ट चालकता है, तो 1 बाय R इंटू L अपॉन A हो जाती है और 1 बाय R हमें पता है चालकता होती है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता है, और इंटू X। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी और उनका जो एरिया है उसको बहुत सही एकदम एक्यूरेट नहीं नाप सकते, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमारा X क्या है? सेल स्थिरांक है जो कि L अपॉन A के बराबर है। तो हम कहते हैं कि सेल स्थिरांक वह गुणक है जिससे विलयन की प्रेक्षित चालकत्व C से गुना करने पर विशिष्ट चालकता प्राप्त होती है। अब हमारे पास सवाल आता है कि भाई हम सेल कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करें। तो बच्चों, सेल स्थिरांक को डिटरमाइन करने का सीधा जो प्रोसेस है वो हम KCl विलयन अलग अलग कंसंट्रेशन के बना सकते हैं और उनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो हमारे पास लिटरेचर में मौजूद हैं। अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पर उनकी स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास उनकी जो चालकता है उनके मान हमको पता है। सपोज हम 0.1 N विलयन का KCl सॉल्यूशन बनाते हैं और हम उसको एक बीकर में, छोटे बीकर में ले लेते हैं जिसमें कि हम अपना जो सेल है उसको डिप कर देते हैं जो कि कंडक्टिविटी ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ है, और उस की फिर हम चालकता मापते हैं। तो चालकता मापने जो हमारी चालकता आती है प्रेक्षित चालकता, वो क्या हुई? प्रेक्षित चालकता हुई। जो हमने जो KCl सॉल्यूशन लिया उसकी जो चालकता नापी, कंडक्टेंस नापी, और जो उसकी विशिष्ट चालकता जो कि हम लिटरेचर से देख रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, तो हम अगर स्टैंडर्ड वैल्यू 0.1 N KCl सॉल्यूशन की उसकी जो चालकता हमको मिल रही है उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमको सेल स्थिरांक पता चल जाता है। तो जो X है वो क्या हो गया? कप्पा इंटू R, चालकता इंटू प्रतिरोध, या चालकता इंटू प्रतिरोध हो गया। अब सेल स्थिरांक का मान जो है हमको एक बार ही ज्ञात करना होता है। कोई भी हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कंडक्टिविटी ब्रिज है, उसके साथ एक सेल जो लगा हुआ है, उसके बाद हम अपना कितना भी हमें रीडिंग्स लेनी है, कार्य करना है, तो हम उसी जो है X को यूज करेंगे, सेल स्थिरांक को यूज करेंगे। अब बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम चालकता मापी
जो हमारा कंडक्टिविटी ब्रिज है, उससे चालकता माप रहे हैं, तो हमारे जो सॉल्यूशंस हम लेंगे वो हम कंडक्टिविटी वाटर में ही बनाएंगे। हम सिंपल डिस्टिल्ड वाटर यूज नहीं करते, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में भी जो है आयंस जो हैं उनकी अशुद्धियां होती हैं, जिनकी वजह से हमको उनकी भी चालकता प्राप्त हो जाती है। तो यदि हम सिंपल वाटर में कर रहे हैं तो हम उसको माइनस करेंगे, जो वाटर की कंडक्टिविटी आएगी उसको हमें मेन जो हमारी चालकता आ रही है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हम प्रिकॉशन लेते हुए अपना जो सारा सोल्यूशन है वो चालकता जल से बनाते हैं। और चालकता जल बनाने की विधि क्या होती है, हम जो हमारा आसुत जल है, डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें हम KNO4 की मात्रा डाल देते हैं और फिर हम उसका डिस्टिलेशन करवा देते हैं। तो हमारा जो आश्रित जल है वह चालकता मापी जल हो जाता है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है कि हमारा जो है ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड सिलेबस होता है और 25% हमारे इसमें न्यूमेरिकल आते ही हैं। और न्यूमेरिकल करने में मैंने कई बार कहा है कि आप हिच मत कर रखो, शुरू से आप इंटरेस्ट लीजिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। आपको सिर्फ करना क्या होता है, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं आपको क्या दिया गया है, आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप जब आंसर निकालते हो तो उसकी यूनिट क्या है, क्योंकि सब चीजों के जो है वो मार्क्स होते हैं। अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, आपने थोड़ा बहुत कहीं यूनिट का या कुछ भी मिस्टेक भी कर दिया तो भी आपको 4 मार्क्स तो आराम से मिल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि हमारा विलियन जो है वो 0.5 N विलियन है और जो हमारे 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं उनकी जो दूरी है 1.72 सेंटीमीटर है और उनका जो एरिया है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो 25 ओम है। तो हमको तुल्यांक की चालकता निकालनी है। तो सबसे पहले दिया गया है L दिया गया है, A दिया गया है और हमको 1/R दिया गया है जो कि C के बराबर होता है, चालकता के बराबर होता है। ठीक है, तो 1/25 हमको दिया गया है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमें निकालना क्या है, तुल्यांक की चालकता। तो सबसे पहले बेटा तुल्यांक की चालकता की का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू V या कप्पा इंटू 1000/N। तो अब हमको क्या पता है, N तो पता है कि 0.5 N का सोल्यूशन है, पर कप्पा हमको नहीं दिया गया है, तो हमको कप्पा निकालना पड़ेगा। कप्पा क्या है, आपका प्रेक्षित चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक। प्रेक्षित चालकत्व कितना हो गया, 1/25 और सेल स्थिरांक कितना हो गया, L/A 1.72 अपॉन 4.5 0.015287। तो हम इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर देते हैं और हमारा 30.58 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स आ जाता है। तो हम अगर दूसरा न्यूमेरिकल देखें, हमको किस चालकता दी हुई है विद्युत अपघटय की और हमको टेम्परेचर भी दे रखा है 25 डिग्री और प्रतिरोध जो है 314 दे रखा है। तो हमको एक तो सेल स्थिरांक का परिकलन करना है और हमको एरिया दे रखा है, हमको जो L निकालना है। तो बच्चों अब सबसे पहले लिख लेंगे कि विशिष्ट चालकता ये दी गई है, टेम्परेचर 25 डिग्री है, प्रतिरोध जो है वो हमारा 314 है, एरिया 1.44 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको पता क्या करना है, x पता करना है और L पता करना है। तो हमारा सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू R। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सेल स्थिरांक का। आपकी चालकता कप्पा जो है प्रेक्षित चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक के बराबर होती है, तो सेल स्थिरांक क्या हो गया, चालकता अपॉन प्रेक्षित चालकत्व या चालकता यानी कि विशिष्ट चालकता इंटू R, है ना, ये आपकी इंटू R आ गया। तो आपको कप्पा की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है R की, तो आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स में सेल स्थिरांक L/A है, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। अब हमको x जो है सेल स्थिरांक L/A होता है, तो हमें x पता है, A पता है, तो हम L निकाल सकते हैं, x इंटू A। तो ये 1.505 सेंटीमीटर आ जाता है। अब बच्चों हम अगर जो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन है उसको देखें। ठीक है, हम कोई भी हमारे पास विद्युत अपघटय का सोल्यूशन दिया हुआ है और उसमें हम डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, उसके तनुता बढ़ा देते हैं, तो अलग अलग जो हमारी चालकता है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अगर हम देखें तो जैसे हमने ये विभिन्न सांद्रता के विलयन ले लिए हैं और उनको जो है हम उनका जो तनुकरण करके जो आयतन है V वो हम लिख देते हैं। तो हम देखते हैं कि विशिष्ट चालकता जो है वो तो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, कप्पा जो है, जबकि तुल्यांक की चालकता
और जो मूलक चालकता है वो क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे विशिष्ट चालकता तो घटती है, किंतु तुल्यांकी चालकता और जो आपकी मोलर चालकता है, आणविक चालकता है, वह बढ़ती है। तो इसका बच्चों क्या कारण है? तो हम कहते हैं कि किसी विलयन की चालकता किस पे डिपेंड करती है? उसके नंबर ऑफ आयन्स के ऊपर, आयनों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है ना। तो जैसे जैसे हम विलयन को तनु करते जाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी और विलयन में आयनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ठीक है, जब वियोजन की आपकी मात्रा बढ़ गई तो आयनों की संख्या बढ़ गई। तो बच्चों दो चीज बढ़ रही है, एक तो हम कह रहे हैं कि तनुता के साथ आयतन बढ़ता जा रहा है और दूसरा हम कह रहे हैं कि वियोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है तो आयनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पर जब विलयन तनु किया जाता है तो जो कुल संख्या में वृद्धि है की अपेक्षा विलयन में आयतन में वृद्धि जो है अधिक अनुपात में होती है। ठीक है ना, तो मतलब आयन्स की संख्या बढ़ तो रही है पर जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, उसकी अपेक्षा वो कम बढ़ रही है। तो प्रति मिलीलीटर जो है आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिससे कि जो विशिष्ट चालकता है वो हमारी घटती जाती है। पर हमारा जो तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता है वो क्या होता है, कप्पा इंटू वी। तो वी तो हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं विलयन को तनु करने पर उसकी तुल्यांकी या आणविक चालकता में वृद्धि होती है, चूंकि इसको तनु करने पर 1 ग्राम तुल्यांक अथवा 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन भी बढ़ता है, जबकि अपेक्षाकृत चालकता में कमी कम अनुपात में होती है। इसलिए तुल्यांकी चालकता जो कि आपकी कप्पा इंटू वी का गुणनफल है, बढ़ती है। तुल्यांकी व आणविक चालकताएं तनुकरण करने पर लगातार जब तक बढ़ती रहती है जब तक कि उसका उच्चतम मान प्राप्त नहीं हो जाता। इसके आगे आप तनुकरण करेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब हमारी जो तुल्यांकी व आणविक चालकताएं हैं वे तनुकरण करने पर कब तक बढ़ती है, जब तक उनका उच्चतम मान प्राप्त हो जाता है। बस उसके बाद जो है ना, वो आगे तनुकरण हम करेंगे तो भी वो परिवर्तित नहीं होगा। और इनका जो ये जो उच्चतम मान जो होता है उसको हम इक्विवेलेंट या मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। अनंत तनुता पर जो है तुल्यांकी या आणविक चालकता। और इनको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा 0 या लैम्डा इंफिनिटी से, या लैम्डा 0 एम लैम्डा इंफिनिटी एम से प्रदर्शित करते हैं। इस अवस्था में हम मानते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या हो गया, पूर्ण रूप से आयनन हो गया और तनुकरण के साथ चालकता में कमी उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के आयतन में वृद्धि होती है, ताकि गुणनफल कप्पा इंटू वी अपरिवर्तित रहे। अतः तुल्यांकी व आणविक चालकता भी परिवर्तित नहीं होती बल्कि स्थिर रहती है। बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि जैसे जैसे तनुता बढ़ती है तो विशिष्ट चालकता घटती है, किंतु तुल्यांकी चालकता और जो आणविक चालकता है वो बढ़ती हैं, एक मैक्सिमम तक बढ़ती हैं, उसके बाद डाइल्यूशन का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुलरॉश नियम एवं आयनिक मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे।